सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से ये कोalition गवर्नमेंट बनी, जिसमें सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा हर मौके पर यह कहा कि गैर मशरूत हिमायत हमारी इस हुकूमत को हासिल नहीं है, बल्कि हम इशू बाई इशू डिसाइड करेंगे कि किस मामले पर हमें हुकूमत को सपोर्ट करना है, किस पर नहीं करना। फिर ज़ाहिर हुकूमत के लिए मुश्किल फैसले लेने का वक्त था। बजट हुकूमत ने पास किया और उस पर मुख्तलिफ सेक्टर्स का इस वक्त हम एहतजाज भी देख रहे हैं। लेकिन ऐसे मौके पर अब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी खुद मैदान में आए हैं और वो ये बता रहे हैं, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बता रही है कि ये हुकूमत इस वक्त नहीं चल पा रही है, नून लीग से हुकूमत संभाली नहीं जा रही है। हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं, हम हुकूमत गिराना भी जानते हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो बना तो चुके हैं, लेकिन हुकूमत गिराने से उनकी क्या मुराद है, कुछ मामलात पर कहीं कहीं हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बजट के इशू पर इख्तलाफ भी देखा। लेकिन उस इख्तलाफ के बाद मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर मनाया। अब जरदारी साहब को यह एतराज़ है कि IMF से कर्जा लेकर इस वक्त एक आम आदमी के लिए मुश्किल खड़ी की जा रही है। लेकिन ये इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी को पता था कि मुआशी हालात बहुत मुश्किल हैं, बहुत सख्त हैं और इस जो भी हुकूमत आएगी वो लाजमी तौर पर IMF के पास जाएगी। अब इस पर मुस्लिम लीग नून का भी रद्द-ए-अमल टॉप लीडरशिप से आ रहा है और खुर्रम दस्तगीर साहब के जरिए 2 जुमले मुलाहिजा कीजिएगा। तो अब नून लीग को भी एतराज़ है कि जो मुश्किल फैसले हैं उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं ले रही है। आईनी ओहदे उनके पास हैं, लेकिन इसके बावजूद वो आपको अपना उस तरह से रोल कंसीडर नहीं कर रहे या प्ले नहीं कर रहे जिस तरह से शायद नून लीग या दीगर जमातें चाहती हैं। और अभी मुश्किल फैसलों का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। IMF की नई डिमांड्स आ चुकी हैं। अब वो ज़रूरी शुबे पर भी टैक्स की बात कर रहे हैं और चूंकि वफाक के बस की ये बात नहीं है आईनी तौर पर, तो अब सूबों से बराह रास्त मुज़ाकरात किए जा रहे हैं और उनको कन्विंस किया जा रहा है। और अब सूबों ने भी अपनी इस तैयारी के लिए और पूरा प्लान तरतीब देने के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया है। तो क्या अब ज़रूरी शुबे को भी एक बड़े और मुश्किल फैसले के जरिए टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही है? ज़ाहिर मुल्क की मईशत के लिए ये आने वाले दिनों में बेहतरी हो सकती है, दीगर सेक्टर्स पर से बोझ कम हो सकता है। तो अब कितने मजीद मुश्किल फैसले ये हुकूमत और करेगी, पीपल्स पार्टी इसमें उनका साथ देगी या नहीं देगी? और फिर और भी कई अहम मामलात हैं। कल एक बड़े अहम केस का फैसला सुनाए जाने का भी इम्कान है, मखसूस नशिस्तों का मामला। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। रज़ा हारून साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। दार साहिबा रहनुमा मुस्लिम लीग नून की सीनियर पॉलिटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोता साहब सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं। तो हारून साहब, जरदारी साहब जब ये कहते हैं हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं, हम हुकूमत गिराना भी जानते हैं, तो बनाकर तो आपने 8 फरवरी को दिखा दिया, अब ये गिराने से क्या मुराद है उनकी? गिराने से मुराद यही है कि जो दायरे PDM की जो पिछली एक तहरीक चली थी, उसके जरिए एक गवर्नमेंट जो है वो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अपने घर में गई थी और उस पूरी कैंपेन को लीड किया था जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने। तो जहाँ तक ये बात कहने वाली है वो तो ठीक है, क्योंकि पार्टी की पोजीशन भी ऐसी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके कमेंट को बजाय इसके कि राइवल का कमेंट लिया जाए, एक अच्छे दोस्त का कमेंट लेना चाहिए, एक अच्छे दोस्त की तनकीद देनी चाहिए मुस्लिम लीग को। और क्योंकि देखें ना, अवामी जो सेंटिमेंट्स हैं अरबाब भाई, वो तो किसी सियासी पार्टी के साथ अब नहीं रहे ना। बजट के बाद अवाम के सेंटिमेंट्स तो जो सैलरीड क्लास है खास तौर पे, या जो आम अवाम हैं, या जो बिलो पावर्टी लेवल अवाम है, इवन जो वर्किंग क्लास है जिसको हम मिडिल क्लास कहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स तो पार्टियों के साथ इसलिए नहीं रहे कि उनके तो अपने डेली लिविंग बहुत प्रॉब्लम में आ गई है। उनकी तो डेली की ग्रोसरी बाइंग, शॉपिंग, वो प्रॉब्लम में आ गई। तो सियासत उनकी नजर में तो कुछ है नहीं। तो ऐसे में अगर सदर पाकिस्तान अपने आईनी ओहदे को की जिम्मेदारियों को सामने रखते हुए अगर एक हकीकत की बात कर रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त जो है वो उस तरह से रिलीफ देने में नाकाम नजर आ रही है, हुकूमत की पॉलिसीज के अंदर वो कन्विक्शन नजर नहीं आ रही, और अवामी सेंटिमेंट्स भी तो किसी ना किसी ने उसका भी तो इजहार करना है ना। तो इसको मैं समझता हूँ इस क्रिटिसिज्म को बड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को लेना चाहिए। उनको ये भी सोचना चाहिए कि जब बजट बन रहा था, अरबाब याद होगा आपके प्रोग्राम में हम थे और हमने उसको भी मैंने यही कहा था कि जब बजट बन रहा था तो उसकी प्रिपरेशन में चूंकि आपने नजरअंदाज किया सबको, अपने मेजर कोलिशन पार्टनर को भी नजरअंदाज किया, और आपने अपने खुद एक फैसला करके जब प्रेसिडेंट बना के आपने कॉपी थमा दी हाथ में, तो जिम्मेदारी तो आपने खुद सारी की सारी मलबे की जिम्मेदारी तो आपने ही ली ना। तो मलबे का जिक्र और मलबे का जिक्र करते हुए आपको ये तो सोचना चाहिए कि असली मौकों पे जहाँ कंसेंसस डेवलप होता, जो आप सबकी मुशावरत, इवन आप अपोजिशन से मिलते, PTI हो या SIC हो या दीगर जमातें हैं या इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं,
उनके साथ आप मिलते, मुल्क का बजट बन रहा था ना, किसी पार्टी का बजट तो नहीं बन रहा था। बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप प्रेसिडेंट जरदारी साहब के बयान को देखेंगे तो आई वुड सजेस्ट, humbly suggest मुस्लिम लीग की क़यादत, प्राइम मिनिस्टर, टू टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड ट्राई टू। साहब, ये पॉजिटिव वे में किस तरह से मुमकिन होगा लेना, क्योंकि जो अल्फाज हैं वो उसमें रिएक्शन बड़ा एक्सट्रीम लेवल का है, क्योंकि आप हुकूमत गिराने की बात तो उसी वक्त कर सकते हैं जब बिल्कुल पानी सर से ऊपर जा चुका हो, जब बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हों। मैं समझता हूँ ठीक है, जरदारी साहब ने एक बात की, उनके लेवल के जवाब नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आएगा और वही उनका लेवल है उनको जवाब देने का, उनसे बातचीत करने का। खुर्रम भाई ठीक है, ज़ाहिर पार्टी के नुमाइंदे उनके सेंटिमेंट्स को उन्होंने ज़ाहिर किया, बट आई थिंक व्हाट ही हैज सेड एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एज द सीनियर लीडर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और बिलावल साहब जो फरमा रहे हैं उसको उस लेवल पे ही शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब को टेकअप करना चाहिए। तो रज़ा साहब, ये अभी जो पिछला दौर था आप लोगों का पीडीएम का, वो कोई 14, 15, 16 माह आप लोगों ने साथ काम किया, तो उस वक्त बिलावल साहब कितनी तारीफ़ किया करते थे शहबाज शरीफ साहब की, उन्हें एक इस्तिलाह से पुकारा करते थे कि शहबाज स्पीड, और वही स्पीड वो चाहते थे कि सिंध में भी आ जाए। तो कहाँ इतनी तारीफ़ें पिछले दौर में हो रही थी और कहाँ भी वही शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्हीं की परफॉर्मेंस पर आप लोगों को एतराज़ात हो रहे हैं? कभी भी पॉलिटिक्स में परमानेंसी नहीं होती ना। जब आप पब्लिक सेक्टर को लीड कर रहे हो, पब्लिक ऑफिस को लीड कर रहे हो अरबाब, और आपका काम हो पब्लिक डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी का, तो उसमें परमानेंसी कहीं नहीं होती है। उसमें जब आपकी अच्छी जा रहे होंगे तो आपकी तारीफ की जाएगी, जब आपकी सुस्ती हो रही होगी तो आपकी सुस्ती की तरफ इशारा किया जाएगा, जब आपसे गलतियां हो रही होंगी तो आप गलतियां निशानदेही की जाएगी। तो इट्स ऑलवेज इन कॉन्टेक्स्ट। अगर वो कॉन्टेक्स्ट उस वक्त उनकी शहबाज स्पीड का था, इसका मतलब उन 16 माह में बेहतर थे, अब ये जो 5 माह ये बेहतर नहीं है इस वक्त, ये उस वक्त तरक्की हो रही थी, अब तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहा है। सिचुएशन बता रहा हूँ, जाहिर है कि 16 माह से पहले मुल्क की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं, जब पीटीआई गवर्नमेंट थी उसको इनहेरिट किया पीडीएम की गवर्नमेंट ने, फिर वो इनहेरिटेंस के बाद आगे आपकी केयरटेकर ने जो अजाब ढाना था वो अजाब ढाया, उसके बाद ये गवर्नमेंट आई है। तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट, हर एरा की हर क्वार्टर की सिचुएशन हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में पीएमएलएन जो आउट परफॉर्म कर दे। मेरी तो बड़ी उम्मीद है कि पीएमएलएन के दोस्त जो हमारे बजट को रिवाइज कर लें। अच्छा। और बजट को रिवाइज करके उन सेक्टर्स को जिनको उन्होंने इस टैक्स नेट से बाहर रखा, रिटेल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और एग्रीकल्चर। अब देखें ना, एग्रीकल्चर के ऊपर तो अभी आपने खुद भी बताया, अब आईएमएफ भी उनसे कह रहा है कि जी जो 45% टैक्स आप सैलरी क्लास पे लगाते हैं उसको आप मैच करें ना एग्रीकल्चर के साथ। और एग्रीकल्चर टैक्स में प्रॉब्लम ये है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है बेसिकली। एग्रीकल्चर टैक्स को हम गलत कहते हैं, इट्स टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। तो वो इनकम के भी स्लैब वही होने चाहिए जो सैलरीड क्लास के लिए होते हैं, दीगर इनकम टैक्स स्लैब होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखें ना, आईएमएफ भी आपको उधर ही लेके जा रहे हैं, तो आप खुद क्यों नहीं वहां चलना शुरू कर देते? ठीक है। तो देयर इज समथिंग, मेरा मानना यही है कि मिल बैठ के इस क्रिटिसिज्म को बड़ा पॉजिटिव और बड़ा टाइमली, क्योंकि एक बात आपको बताऊं, ये तो जरदारी साहब कह रहे हैं ना, आप अपना माइक लेकर अगर पब्लिक में निकल जाएंगे तो वो तो शायद इससे सख्त सड़कों पर लोग कोई एहतजाज कर रहा है, कोई अदालत जाने की बात कर रहा है, हर सेक्टर, हर तबका, मेरे ख्याल से मुझ समेत आप समेत हर बंदा इस वक्त परेशान है, मुश्किलात का शिकार है। सियासत नहीं करना चाहता है ना इसके ऊपर। सबसे बड़ी बात है, आप किसी से पूछे सियासत, वो सियासत नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही। उनका डेली रोज की ग्रोसरी प्रॉब्लम। रज़ा साहब, पॉइंट आपका आ गया, मैं जरा वापस भी आपकी तरफ आऊंगा। जरा उस्मा कारदार साहबा, अब ये जो गुफ्तगू रज़ा साहब कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये अपोजिशन की कोई जमात नहीं है, ये वो जमात है जिसकी सपोर्ट से आपकी हुकूमत तश्कील पाई है। तो अब ये जरदारी साहब के इस बयान को, इस रिएक्शन को आप पॉजिटिव वे में लेंगे? किस तरह से आप उनको मनाएंगे? बजट से पहले भी उन लोगों ने एक एतराज़ किया था, लेकिन बहरहाल आप मनाने में कामयाब हो गए थे, बजट भी फिर मंजूर हो गया। अब इस वक्त सियासी जो इनके शिकवे शिकायतें हैं, इसको कैसे आप लोग कंसीडर करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरबाब, आपने मुझे इन्वाइट किया। जरदारी साहब जो हैं, मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ और वो हमारे इत्तेहादी हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ये जो उन्होंने बयान दिया है ये थोड़ा सा नामुनासिब है। अभी तो टोटल 3-4 महीने हुए हैं, 5 साल का एक टेन्योर होता है, तो किसी भी हुकूमत को 1 या 2 साल जो है वो देना बहुत लाजिम होता है, ताकि देखा जाए कि वो जो अपनी पॉलिसीज़ ला रही है या जो बजट है उसके बाद उनको क्या कामयाबी हासिल हुई या कहाँ तक वो पहुँचे। तो ये मेरे ख़्याल में जो बजट पे जो इनको तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आपने देख ही लिया है कि बिलावल साहब की जब प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई थी तो वो उनको सेटिस्फाई कर दिया था और बिलावल साहब ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ ठीक है, और उन्होंने सपोर्ट किया सेंटर में भी और प्रोविंसेस में भी। तो मुझे नहीं समझ आती, देखें बात सारी ये है कि पीडीएम हुकूमत में तो बिलावल साहब कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब हमारे पीएम ज़्यादा लगते हैं और अपनी पार्टी के कम लगते हैं, और मिल के दोनों पार्टीज़ ने ज़िम्मेदारी ली थी
और अब आगे बढ़े थे, डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचाया था। उसके लिए रियासत को बचाने के लिए एक सियासी कीमत भी उन्होंने अदा की। लेकिन अब हमें सपोर्ट तो किया है, और जितना इन्होंने हमें सपोर्ट किया उतना ही हमने इनको भी सपोर्ट किया है। आफ्टर ऑल जरदारी साहब सदर जब बने हैं तो जाहिर है हमारे वोट बीच में शामिल थे जिससे वो सदर बने। फिर आईनी ओहदे और गवर्नर्स के और चेयरमैन सेनेट के, वो भी हमारे वोटों के साथ ही फिर इनके पास आए। ये जिसे आप सेफ सीट्स कहते हैं, तो उतना ही हमने भी इनको सपोर्ट किया। और हम चाहते थे कि ये हमारे साथ कैबिनेट में भी बैठें, क्योंकि देखें जब आप चाहते हैं कि पॉलिसीज़ आपकी मंशा या आपकी विजन के मुताबिक बने, तो फिर आपको इक्वल स्टेक होल्डर बनना पड़ता है। ये तो नहीं हो सकता ना कि जिम्मेदारी एक के कंधों पे आए और आप दूर से बैठ के तमाशा देखें और कह दें कि ये इनकी मर्जी या इनकी जो मंशा है, क्या वो जो अवामी उमंगें हैं या जो अवाम की डिमांड्स हैं, क्या वो अवाम की उमंगों के अगेंस्ट हैं? दूसरे देखें ना, एनएफसी अगर वो पब्लिक डिमांड्स पर बेस करती है तो फिर इनकी क्रेडिट लिया है। तो ज़्यादा जो वफाक से जो पैसा जाता है, एक तो उनको आपको पता है वफाक के तो हाथ इसलिए बंधे हुए थे कि IMF जो था उनकी बड़ी कड़ी शराइत होती हैं, और उनको उस प्रोग्राम में जाने की इस वक्त नागुज़ीर है, पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, मजबूरन है। हालांकि 2017 में खुदाफिज कह दिया था नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी। तो ये इनको जो सूबे हैं, देखें मरियम नवाज साहिबा ने, सूबों के पास फंड्स आए ना सारे जो डेवलपमेंट के और बाकी, तो सबसे पहले रिलीफ किसने दिया? मरियम नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने। वो उन्होंने कहा कि अवाम बहुत मुश्किल में है, बहुत तकलीफ़ में है, तो हम 200 यूनिट वालों को फ्री सोलर देंगे और 200 से 500 वालों को हम बिला सूद कर्जे देंगे। रिलीफ वहाँ पर मिल रहा है, अच्छी बात है, जब वो अमली तौर पर मुमकिन हो जाएगा तो हम उसकी और तारीफ करेंगे। लेकिन कैसे वो इस तरह का कोई ऐलान करना चाहिए था ना। तो अगर ये इस तरह के थोड़े बहुत इकदाम उठा लेंगे तो मेरे ख्याल में गाड़ी आगे सही चलेगी। अब ज़रूरी अगर टैक्सेस की बात हो रही है तो वो भी सूबों पे आ जाती है, अब सूबों को डिसाइड करना है। नहीं मैदर साहब, ये बताइएगा कि ये अब तो जो हुकूमत अपनी ऐसी जमात जिसकी सपोर्ट से हुकूमत तश्कील पाई है, अब उसे भी हालात की संगीनी का आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा हो रहा है कि ये बजट में एक आम आदमी के साथ मुख्तलिफ सेक्टर्स के साथ हो क्या चुका। अभी अगर रिविजिट नहीं होती चीज़ें, ये जो एक बोझ पड़ा आम आदमी पर ये नहीं कम होता, इसको वापस नहीं लेती हुकूमत, तो फिर अपोजिशन क्या करने जा रही है? चूँकि आप लोग के तो पहले ही बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पिछले 5 महीने अदालतों के भी आप लोग इस वक्त चक्कर लगा रहे हैं, कल भी एक बड़ा फैसला आने वाला है, देखते हैं अब उसमें क्या नंबर गेम बनता है फैसले के बाद। देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। पहली बात तो ये है कि कोई भी हुकूमत फैसले उस वक्त तक नहीं कर सकती जब उसके पीछे आवाम की वोट की ताकत ना हो। जब आवाम ने जिसको इक़्तिदार ही ना दिया हो तो उसने फैसले क्या करने हैं, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन से पहले उनके तमाम रहनुमाओं के बयान देखेंगे। चौथी दफ़ा हम किसी को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, और फिर जब इलेक्शन के बाद जब देखते हैं कि मफादात, इंटरेस्ट, सारे मामलात, केसेस खत्म, ये वो सारा हो जाता है, तो उस वक्त जो है वो सारी सामने रखते हुए चीज़ें कहा जाता है कि जी ठीक है जी, हम सारा, हमें वहाँ पर भी गवर्नरशिप दे दी जाए, इधर भी दे दी जाए। और नहीं साहब, देखिए चौथी दफ़ा उन्होंने बनने के लिए नहीं सपोर्ट किया, उन्होंने तो दूसरी दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को बनाया। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो नहीं बने प्राइम मिनिस्टर। देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब बने हैं या शहबाज शरीफ साहब को, क्या वो आपस में अलग है? क्या उनके भाई नहीं है? क्या उनकी बेटी जो है नवाज शरीफ साहब की वज़ीर आला नहीं है? तो बात यह है कि वो तो एक ही बात है ना, नवाज शरीफ बने या शहबाज बने, वो चले उनके घर में थोड़ा इस बात पे ज़रूर हुआ होगा कि नवाज शरीफ साहब को लाया गया था कि आपको बनाया जाएगा, और नहीं बनाएगा, लेकिन बनाया तो PMLN को ही गया है ना। तो उनमें उनको बाकायदा उन्होंने सपोर्ट किया है और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर बात आए ना अपने ऊपर ब्लेम की, तो उस वक्त ये कहते हैं कि जी नहीं, हाँ हम तो बिल्कुल हिस्सा नहीं है, हम तो किसी जगह पर कोई ओहदा नहीं है हमारे पास। तो भाई आपके जो है वोट से ही जो है वो सारा मामला, आपने हुकूमत बनाई है और वज़ीर आज़म आपके वोटों से ही बना है, और आपने मुख्तलिफ जगहों पर अपने गवर्नर्स लगाए हुए हैं। एक सूबे में आपकी हुकूमत है, सारी जगहों के ऊपर तो आप हैं उनके साथ, तो ये जिम्मेदारी पीछे कैसे आप हट सकते हैं? उधर ये कहते हैं बिलावल साहब जी कि अगर इमरान खान साहब के ऊपर या किसी के ऊपर केस कोई बनेगा तो हम उस हवाले से नहीं कहेंगे कि वो केस जो है वो ना रोका जाए, लेकिन हमारा उसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो भाई आप फिर कॉन्डेम करें ना कि ये गलत केसेस हैं, ये इद्दत वाला केस एक ऐसा केस है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा बना है। फिर आप बात करें ना कि किस हद तक घटियापन का मुजाहरा कर रहे हैं, फिर आप उस तरफ खड़े हो ना। जब आप खड़े नहीं होंगे, जब बात नहीं करेंगे, जब आप आवाज नहीं उठाएंगे, जब आप नेगेट नहीं करेंगे, तो आपको समझ जाएगा कि आप उसमें शामिल हैं।
सेकंड बात नहीं सब ये देखिए ना, हुकूमत गिराने तक का बयान सामने आया है, तो अब रिएक्शन तो वो दे रहे हैं, वो आवाज़ तो उठा रहे हैं, बात तो कर रहे हैं, हुकूमत से अपने इख्तलाफात तो वो जाहिर कर रहे हैं। अब जाहिर है कि वो इख्तलाफ एक बयान की सूरत में ही सामने आ सकता है ना, या वो बात बात पर हुकूमत गिराने की धमकी तो नहीं दे सकते, सिस्टम को भी तो आगे चलना है। नहीं देखें, असल सूरत हाल ये है ना, असल जो सूरत हाल है वो ये है कि ये आपस में एक है, लेकिन इनके पास अगर देखते हैं कि कोई इनके पास कोई स्ट्रेटजी हो, कोई प्रोग्राम हो, तो वो नहीं है। और इससे जो अहम बात है कि अवाम ने बार बार इन्हें इक़्तिदार देकर आजमा लिया, इक़्तिदार जैसे भी मिला, जो भी तरीक़ाकार किया, लेकिन उन्होंने आजमा लिया अवाम ने। ठीक है कि ये सूरत इस मुल्क को आगे नहीं लेकर बढ़ सकते। आज जो सूरत हाल है, लोग बिजली के बिल नहीं, यहाँ पर ये यूनिट की बात की जा रही है कि 200 तक यूनिट जिनके आते हैं उनको जो है वो सोलर फ्री दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये है ना कि आप किस उसका पैमाना क्या होगा, लोगों को कैसे दिए जाएंगे, किस बुनियाद के ऊपर दिए। जैसे आप फंड्स देते हैं, 500 अरब आपने जो है वो फंड्स के लिए रख लिया तरक्याती कामों के लिए, जब अपने MPs MNAs को नवाजना है, उसमें से कमीशनें बनाए, सारा कुछ करें, नून लीग के वोटरों को देना है, या किस तरह से वो आप देंगे। और सेकंड बात ये है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो मुल्क के अंदर ये है कि आप चलें 200 तक तो आप करेंगे कि किस हद तक देंगे, लेकिन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास जराए नहीं है। आज आप अगर देखें तो पिछले 1 साल के अंदर कोई 15 लाख के करीब लोग जो है वो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, और आए वो लोग धमकियां लगाते हैं, लोगों के पास जरिए माश नहीं, क्योंकि आप कमरों में खुद बैठे हुए हैं और आप उधर बैठ के ऐलान कर देते हैं जी कि हमने 5 रुपए पेट्रोल जो है वो सस्ता कर दिया। अब रज़ा साहब, आप चूंकि हर चीज़ में, हर फैसले में इस वक्त पीपल्स पार्टी को शराकतदार ठहरा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन आपको याद होगा 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती थी कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ वो उनके नुमाइंदों के साथ हुकूमत बनाए, और आप लोगों को ऑफर की थी, और ये बजट शायद आप दे रहे होते अगर आपने उस वक्त वो उनकी ऑफर को कबूल किया होता, उनसे हाथ मिलाया होता। तो ये मौका तो आपने खुद ही गंवाया ना उस वक्त हुकूमत में आने का। देखें, हम तो कभी भी ऐसी हुकूमत ना लेते, अवाम ने हमें वोट दिया है, 180 हमारी सीटें थी, 8 को और 9 को हमारी 100 से नीचे कर देंगी, 90 के ऊपर हमें लेकर आ गए। तो जब जो है वो डाका डाला गया और अवाम ने हमें मुंतखब किया, तो डेफिनेटली हमें हुकूमत मिलनी चाहिए थी। ये क्या बात हुई कि आप पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस कर लें, उसके साथ अलायंस कर लें। हमारी तो जंग ही इनके खिलाफ है कि उन्होंने हमेशा मुल्क को लूटा है, इन्होंने मुल्क को बर्बाद किया है, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है सिवाय अपनी जायदादें, बैंक बैलेंस, दौलत बनाने के अलावा। तो हमारा इनके साथ कैसे हम बैठ सकते हैं? अगर हमने इनके साथ बैठना होता तो फिर हमें आने की जरूरत क्या थी, पॉलिटिक्स करने की जरूरत क्या थी? फिर हम सारी बातें वो खत्म कर दें कि हम पॉलिटिक्स के अंदर आए हैं सिर्फ इबादत के लिए, फिर हम भी इनके साथ बैठकर ठीक है जी, गाड़ियां भी जायज़ है तो खाना से लेना, वहाँ पर अपार्टमेंट बनाना जायज़ है, वहाँ पर आप मिलें बनाए, फैक्ट्रियाँ बनाएं, जो मर्जी आप करें आपको जायज़ है, वहाँ पर आप रोड्स के अंदर से पैसे लें या किसी तरह से भी आप पैसे कमाए, जायज़ ऐसा नहीं है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो सीटें हैं वो मखसूस नशिस्तों के हवाले से कल 9:30 बजे फैसला आ रहा है। जी बिल्कुल। इस वक्त अब उसके बाद नंबर गेम पर क्या फर्क पड़ सकता है कि अगर बिलफर्ज अगर चलें वो फैसला आपके हक में भी आता है तो असेंबली में कितनी सूरत हाल तब्दील हो जाएगी? कोई आप ज़ाहिर है उसके बाद भी अक्सरियत में तो नहीं आ जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर चूंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से इस वक्त नईम साहब ने उठाएं तो उनका जवाब रज़ा हारून साहब से लेंगे कि हुकूमत भी ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रही है फैसलों की, और अपोजिशन ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही हैं, तो फिर जो पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी वो क्यों नहीं हुकूमत ने कबूल की? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नईम हैदर पंजोता साहब, उस्मा कारदार साहबा, रज़ा हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो रज़ा साहब, अब ये अपोजिशन को भी आप लोगों पर एतराज़ है कि आप उस तरीके से आवाज़ नहीं उठा रहे जिस तरह आपको उठानी चाहिए, और हुकूमत ये कह रही है कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त पोजीशन है कि आईनी ओहदे तो आप लोगों के पास हैं, तो अब जो फैसले हुकूमत कर रही है उसमें आप शराकतदार हैं, उसमें आपकी जिम्मेदारी बनती है, या फिर सिर्फ नून लीग को सारी जिम्मेदारी लेनी होगी? नहीं, जिम्मेदारी सबकी बनेगी। जो पार्टी हुकूमत में है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, बुनियादी जिम्मेदारी उनकी होगी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी, फिर उन तमाम एलाइड पार्टियों की होगी जो इस वक्त हुकूमत के अंदर अपने वोट देकर उनको प्राइम मिनिस्टर बना रखा है। तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाहिर है शहबाज शरीफ साहब की, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट की है, लेकिन सवाल सबसे होंगे। इसीलिए जो अवाम की परेशानी है उसको वॉइस करना, उस कंसर्न को शो करना प्रेसिडेंट साहब का बनता था और उन्होंने बनाया। दूसरी बात है, मेरे भाई जो कह रहे थे पीटीआई वाले भाई, वो ठीक है, मुझे उनका समझ आता है, जो बातें करते हैं ये लोग मुझे समझ में भी आती है, लेकिन ये सियासी अंदाज नहीं है ना गुफ्तगू का। और अगर आप हर वक्त एक एजिटेशनल मोड में ही रहेंगे और आप अगर हर वक्त एंग्री यंग मैन ही बने रहेंगे
और अदालतों में ही रहेंगे और सियासत आपसे नहीं हो पाएगी, सियासी अंदाज़े फिक्र नहीं अपनाएंगे, सियासी अमल नहीं अपनाएंगे, सियासी जमातों के साथ राब्ते नहीं रखेंगे, तो आप आइसोलेशन में जाते जा रहे हैं ना। मैं मान ली मैंने आपकी बात कि आप इस मुल्क के बहुत पॉपुलर लीडर हैं, ये बात चले हमने कंसीड कर दिया आपको, भाई सियासत तो करें ना। कलामी की माजरत, अदालतों में तो ये इसलिए ना कि एक के बाद एक केस बनता जा रहा है, एक एक वाक़ये पर 200 केस बन गए। फिर राना सनाउल्लाह साहब जो कि बड़ी मुमताज़ शख्सियत है हुकूमत की, वो आकर कहते हैं कि हम इनके बानी को निकलने नहीं देंगे अदालत से और हमने दूसरे केस की तैयारी की हुई है। नहीं, मैं उससे नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सारी लीडरशिप अदालतों में ही है ना, जलसे भी नहीं कर पा रहे हैं, कौम को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। कोई इनकी अपनी पार्टी में, मैं कल में इनके सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन को सुन रहा था ना, इनकी पार्टी के अंदर से बड़ी इनके ऊपर आवाजें आ रही हैं लीडरशिप के ऊपर कि लीडरशिप जो है कोई पॉलिटिकल मूवमेंट बनाने में नाकाम रही है। कल क्या नाम है सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन का, जो प्रोग्राम में सुन रहा था वो एक्सेप्ट भी कर रहे थे उसका। वो आप ये देखें कि पिछले चंद दिनों में 2 हफ्तों में इन्होंने 2 बार जलसों की इजाजत तलब की, मिल भी गई, फिर 11th आवर पे वो सिक्योरिटी खदशात की वजह से इंतजामिया ने कैंसिल कर दिया, इस्लामाबाद में नहीं कर सके जलसा। पता नहीं, मुझे तो लगता है कि ये पार्टी के लीडर खुद ही सेटिंग वेटिंग डालते हैं, कैंसिल होती है, मिलती है, फिर वो नहीं करते हैं, जमा नहीं कर पा रहे हैं, इनके नाम से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो, बट पॉलिटिकल पार्टीज डोंट, पॉलिटिकल मूवमेंट इस तरह नहीं होती भाई, एनओसी की मोहताज नहीं होती है कभी। पॉलिटिकल बेसिकली वुकला है ना, सारे हमारे दोस्त वुकला भाई हैं, तो इनका बैटल ग्राउंड है कोर्ट्स। वुकला का जो खेलने का मैदान है ना बाप भाई, वो है अदालतें, वो वहां खुश रहते हैं। वो एनओसी को लेकर भी वहां चैलेंज करने चले गए। अवाम की अदालत में लेकर जाना, अवामी कैंपेन चलाना, वो एक सियासतदान का काम होता है। तो अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पीटीआई के पास जो उनकी लीडरशिप है उसमें सियासी अफाम और तफहीम रखने वाला, तजर्बे रखने वाले लोग नहीं है, मौजूद ही नहीं है। तो जब हम वुकला है वो खुश होते हैं अपने ग्राउंड पे खेलने में। बहरहाल मेरा मानना आज भी यही है, और जो हम बातें कर रहे हैं, देखिए बजट के हवाले से पीटीआई की टीम ने, मैंने अब तक नहीं देखा कि कोई काउंटर प्रपोजल जमा करें। मैंने नहीं देखा कि बजट के मामले में इनमें संजीदगी हुई और संजीदगी लेकर इन्होंने कोई मूवमेंट चलाई। मैंने नहीं देखा कि पीटीआई जो है या कोई और दीगर जमातें जो है वो बजट के अंदर सही तजावीज को लेकर। अब आईएमएफ जो है, अरबाब आईएमएफ अब डायरेक्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात कर रहा है। यू मस्ट रियलाइज वेयर योर कंट्री इज ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। आपके पास कोई चॉइस है नहीं, कोई चॉइस है तो पहले वो बता देना कि चले आईएमएफ को हटा देते हैं। अब बताएं क्या चॉइस है, कहाँ जाएंगे? कि आपको जरूरत है ना आईएमएफ की? आईएमएफ आपके घर पे दरवाजा खटखटा के नॉक करके जबरदस्ती तो नहीं घुसना चाह रहा ना, आप जा रहे हैं उसके पास क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। आईएमएफ आएगा तो दुनिया की दीगर इंटरनेशनल लैंडिंग एजेंसीज भी आपको लैंड करेंगी ताकि अपने डेवलपमेंट के प्रोग्राम और ये फेडरल गवर्नमेंट के बाद सूबाई गवर्नमेंट पर तो पहुंच ही गया आईएमएफ। कोई बईद नहीं कि कल को वो एफबीआर से भी डायरेक्टली मुलाकातें करें और उनको बताएं कि आपको अपना एक्सपेंशन कैसे बढ़ाना है। इसीलिए तो जब वो कहते हैं भाई वो आपकी कंसेंट से ही आ रहे हैं ना। बेसिकली आईएमएफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान से डील कर रहा है, फेडरल गवर्नमेंट से डील नहीं कर रहा, रियासत से डील कर रहा है। तो चारों सूबाई गवर्नमेंट्स के दायरे इख्तियार में जो टैक्सेशन है या रेवेन्यू कलेक्शन है वो वहां गए। वो आप अच्छा मत माने उनकी बात, किसने कहा माने? आप मत माने, मना कर दे नीचे। अब मुझे बताने क्या करें, व्हाट विल यू डू? पीटीआई ने कोशिश की थी ना शुरू में, असद उमर साहब ने थोड़ी देर डिले किया, कितना नुकसान हुआ हमें। उनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री चली गई, आपको हफीज शेख साहब को लेकर आना पड़ा, जिन्होंने फिर जाके जो आईएमएफ के आदमी थे मुज़ाकरा किए और आईएमएफ का लेकर आए। तो कर लेते ना उस वक्त, आईएमएफ को नहीं लेकर आते ना। तो बाज़ औक़ात जब नेशनल इंटरेस्ट होते हैं ना तो ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट को नीचे रखना चाहिए। तो आपका नेशनल इंटरेस्ट में इस वक्त यू हैव टू फॉर योर इकोनॉमिक सर्वाइवल। और बाप कोई चॉइस नहीं है, अगर है तो मुझे वो बता देना, पीपल्स पार्टी को बता दें, मुस्लिम लीग को बता दें कि भाई इनको छोड़े, हम आपको $200 बिलियन ला के देते हैं। जो मुराद सही साहब ने कहा था कि $200 बिलियन लाएगी, $100 बिलियन मुंह पर मारेगी और $100 बिलियन जो है हम और कोई चॉइस या कोई अल्टरनेट राह तलाश करना हुकूमत का ही काम नहीं है ना। और बाप देखिए, जब नहीं है ना तो जो आपके पास इस वक्त रास्ता है उसी को फॉलो करना है और उनकी एडवाइस आपने लेनी है। ठीक है, तो उसमें नॉट एन ऑप्शन जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट एन ऑप्शन। ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, ये मजबूरी है आपकी यार, इसके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो उस्मा करदार है तो बता दें। नहीं, आई एम रेडी टू लिसन टू, बल्कि खुश होंगे सारे पाकिस्तानी हुक्मरान भी कि आप उनको भी बता दें कोई और ऑप्शन। चलें अभी नईम साहब से पूछेंगे फिर जरा उस्मा साहिबा के बाद। तो उस्मा साहिबा, ये अब हुकूमत की रेट किधर है, रियासत किधर है कि आईएमएफ को अब सूबों से डायरेक्टली बात करनी पड़ रही है? ये जो ज़राई इनकम टैक्स है ये फेडरल गवर्नमेंट भी तो लगा सकती थी, क्योंकि बाकी सारी जो कंडीशंस हैं वो तो फेडरल गवर्नमेंट ही आईएमएफ की पूरी कर रही होती है। नहीं लगा सकती, आईनी इख्तियार नहीं है फेडरल गवर्नमेंट। सॉरी अरबाब, आईनी इख्तियार नहीं है। वो तो है, लेकिन वो चले दरमियान में ब्रिज का रोल तो प्ले कर सकते हैं। अरबाब, मैं आपको जवाब देती हूँ इस बात का। देखें, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों नाकाम हुई थी पीटीआई की हुकूमत। ये इसलिए नाकाम हुई थी क्योंकि बानी साहब जो थे वो फरमाते थे कि मैं किसी चोर डाकू के साथ नहीं बैठूंगा,
इन्होंने किसी से सलाम करने का भी इन्होंने तकल्लुफ़ नहीं किया। ये हर इम्पॉर्टेंट मीटिंग से उठ के चले जाते थे और यही इनकी वजह है फेलियर की सबसे बड़ी, कि ये सियासी जमात नहीं रही, ये एक जत्था सा बन गया है। और अब तो बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारी पीपल्स पार्टी के जो मेहमान आए हुए हैं कि ये जो वकीलों के हत्थे चढ़ गई है ये पार्टी, और वकील जो है इनको घुमाते रहते हैं अदालतों में, और मेरे नहीं ख्याल में वो चाहते भी हैं कि बानी जो है वो रिहा होके बाहर भी आएँ। तो ये सारी बातें जो हैं ये पूरे कौम को मिल के बैठ के हमने पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, और इसके लिए तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठी होएं और सोचें कि किस तरह से पाकिस्तान को इस भंवर से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि ये इस पॉइंट पर पीटीआई आपका साथ देने को तैयार है या नहीं है। तो नईम साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि आप बताएं, अगर आईएमएफ के पास नहीं जाना और उनकी ये कड़ी शराइत नहीं माननी है तो ऑल्टरनेट हल आपके पास क्या है, ऑल्टरनेट सोल्यूशन क्या है फिर? देखें, इनके वही बयानात थे जिस वक्त ये कहते थे कि जनाब आईएमएफ के पास आप क्यों जा रहे हैं, आईएमएफ के मुताबिक क्यों शराइत आप कबूल करें, आईएमएफ के बारे में ये क्यों हो रहा है। क्योंकि उस वक्त ये कहते थे कि आवाम से आप वोट लेते हैं, पाकिस्तान में आप रहते हैं, बातें आप आईएमएफ की मानते हैं। कहाँ पर आईएमएफ को अलविदा कर दिया? तो मुझे बताएं कोई ऐसा साल जिसमें पीएमएलएन की हुकूमत थी या पीपल्स पार्टी की थी तो पाकिस्तान के कर्जे उतर गए थे। हम तो हमेशा कहते रहे कि आप अपनी जायदादें सारी बेचकर पाकिस्तान में लेकर आए पैसे, तो इंशाल्लाह ताला फिर कर्जे भी खत्म हो जाएंगे और मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन उस तरफ तो ये जाते नहीं है। वहाँ तो ये कहते हैं कि जायदादें हम रहते वहाँ पर जरूर हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो किसके नाम पर प्लॉट है, वो किसके नाम पर। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब 2018 में आई थी वो तो इसी मैंडेट पर आई थी ना, इसी मंशूर के साथ आई थी कि हम आईएमएफ से पाकिस्तान को छुटकारा दिलाएंगे। सेकंड बात यह है कि वकील की जो बात की गई है कि वकील जो है पार्टी के अंदर हैं और ये जो है अदालतों में घुमाते रहते हैं, तो अदालतों में केसेस आपने बनाए हैं। वकील वो हैं जो इमरान खान के साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं और इमरान खान ने उनको टिकट जारी किए हैं। ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जहां पर आज चेयरमैन भी एक वकील है, और इमरान खान की जमात है जहां पर एक आम आदमी को भी टिकट मिला, आम आदमी भी सियासत में आया। वो लोग जो जिंदगी में कभी सोच नहीं सकते कि वो सियासत में आएंगे। मैं आता हूं आपकी तरफ। और इमरान खान ने आम आदमी को भी पहुंचाया है। थर्ड बात यह है कि इनके अपने पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये पाकिस्तान को ठीक कर सके। इनकी प्लानिंग क्या है? इनकी प्लानिंग सिर्फ अपनी जायदादें बनाना है और उसके ऊपर जब केसेस बनते हैं तो फिर ये डील करके फिर दोबारा उस मसले के ऊपर बैठने के लिए नैब के अंदर तरमीम किसने की? अगर ये इतने ही हैं पाक दामन और साफ हैं तो अभी दुबई लीक्स आई है ना, उसके ऊपर बताएं कि कोई इन्होंने कोई कदम उठाया हो। गंदम स्कैंडल के अंदर कितने अरबों जो है वो सैकड़ों अरबों जो है वो पैसा लूट लिया गया, क्या उसके ऊपर कोई आपने देखा कि कोई कमीशन इंक्वायरी या कोई चीज बनी? नहीं बनेगी, ना बनाएंगे, क्योंकि ये खुद उसके बेनिफिशियरी है ना। तो जब बंदा कोई इस तरह का काम करेगा जिसमें जो है वो मेरिट की या इंसाफ की बात करेगा तो डेफिनेटली उसके ऊपर अपने आएगा। तो ये खुद को हथकड़ी कैसे लगा सकते हैं? यही वजह है। और इनकी जंग नहीं है कि अवाम को रिलीफ देना है, इनकी जंग सिर्फ यही है कि पैसे बनाने हैं और उसके ऊपर कैसे साहब इसका जो अभी जो सूरत हाल है इससे निकलने का हल क्या है आपके पास? अगर इनके आईएमएफ में जाने पर आपको माजी में भी एतराज रहा, अभी भी एतराज है, जब आप आईएमएफ में गए तो इनको एतराज होता था, अब इससे छुटकारे का हल है क्या? आईएमएफ से छुटकारे का तरीकाकार होगा क्या? कोई आपके पास आपकी पार्टी के पास कोई तजवीज़ मौजूद है? देखिए, बिल्कुल तजवीज़ है जी। आपके मुल्क का जो सरबराह है वो करप्ट ना हो, 2 नंबर ना हो, वो चोर ना हो, वो डाकू ना हो। और सेकंड ये है कि वो तो मुल्क के अंदर 2018 देखिए अगस्त 2018 से लेके अप्रैल 2022 तक बकौल आप लोगों के तो एक बिल्कुल एक ऐसा शख्स सरबराह था जिसको आप लोग बिल्कुल सच्चा पक्का ईमानदार मानते थे, तो फिर उस वक्त ऐसा मुमकिन क्यों नहीं हुआ? देखिए 18 में जब खान साहब की हुकूमत आई, 3-3.5 साल उन्होंने हुकूमत की। हालांकि उस वक्त भी हमारी सीटें जो हैं वो कम की गई, इसी वजह से कम की गई कि ताकि फैसले लेने के अंदर, मामलात के अंदर, हर चीज़ के अंदर एस्टेब्लिशमेंट और सारे ये अपने किरदार अदा करते रहें। और इमरान खान ने उस बात की हर दफा निशानदेही भी की, बात भी की, और यही वजह थी कि इमरान खान जो है वो नहीं चले, उस बात के ऊपर नहीं आए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पर हर इदारा अपनी यानी हदूद के अंदर है, और यही वजह बनी। देखें, हमारे दौरे हुकूमत के अंदर कोरोना था, हमारे दौरे हुकूमत के अंदर जो मुआशी चैलेंजेस है, जो इन्होंने एक मुआशी तबाही फेरी हुई थी, उस सारी चीज को कंट्रोल करने के लिए आपने देखा होगा इंसान की एक नीयत होती है, कोशिश होती है। आपने कोशिश में, नीयत में आप नहीं दे सकते कि इमरान खान की नीयत में या कोशिश में कोई फर्क था। इमरान खान ने हेल्थ कार्ड किया, इमरान खान ने पनाहगाहें बनाई, इमरान खान ने ऐसी स्कीमें की जिसमें उसका अपना नहीं इंटरेस्ट था। आप देख लें कि सेहत कार्ड ही उसने कहा कि बराबरी की बुनियाद के ऊपर पीएमएलएन के कितने लोग होंगे जिनको सेहत कार्ड मिले। इसी तरह पनाहगाहें कोई भी जाए,
जाकर है, उसने पाकिस्तान का किया है। उसने ये नहीं कहा कि सिर्फ पीटीआई। लोग क्यों उसके साथ खड़े हैं? क्या वजह है कि लोग आज भी उसे वोट दे रहे हैं? क्या वजह है कि 8 फरवरी को एक तूफान था, एक सैलाब था जो इमरान खान के साथ। अब नईम साहब, ये लोग साथ खड़े, ये तो उस वक्त फिर सही फैसला होता अगर वो 5 साल अपनी मुद्दत पूरी करते और वही हालात कंटिन्यू रहते, तो फिर लोग अपना फैसला ज़रा सुनाते और फिर शायद वो फैसला ही मेरिट पर होता। तो रज़ा हारून साहब, अब ये देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त सिर्फ तनकीद करेगी इस हुकूमत की पॉलिसीज़ पर। ये हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो उन पर तनकीद करते रहे। शायद ऑल्टरनेट हल कोई किसी के पास नहीं है कि इस मुश्किल से निकालना कैसे है मुल्क को। सही कह रहे हैं आप। और मुझे तो याद है कि हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म को बताते थे कि मैं टीवी देखता हूँ, ज़्यादती होती है, बेगम से कहता हूँ बेगम देखो क्या हो रहा है, तो बताती थी उनको भाई आप वज़ीर आज़म है। तो उनको तो बेचारों को बार बार एहसास दिलाना पड़ता था कि आप वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म वाले काम करें, ये फलाही काम होते हैं, बेघर अफराद के लिए सहारा बनना, ये सब करना, ये सब फलाही काम होते हैं। लेकिन अभी भी हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं। नहीं भाई, आप इनसे अदालतों के मामला पूछ लें, ये आपको परफेक्ट जवाब देंगे ना, बिकॉज ही हैज गॉट नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस है इस चीज का, मेरा नहीं है। जब आप उनसे मईशत की बात करें, सियासत की बात करें, तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं ना आपको। IMF के अलावा कहाँ जाए नहीं बता रहे आपको। तो यही सियासी लीडरशिप का जो है वो अगर इस तरफ अगर आप सियासी लीडरशिप हमारी माशी हल की तरफ नहीं जाती है और उसके बाद माशी हल नहीं है, तो फिर सियासत किस चीज की कर रही है? हुकूमत तो चले कल आपको मिल जाएगी, आप बहुत पॉपुलर हैं, कल इलेक्शन होंगे, 2 महीने बाद इलेक्शन करा लें, आप जीत के आ जाएंगे। क्या करेंगे भाई आप? व्हाट विल यू डू? नंबर 1 कैसे करेंगे आप? ये वो सवाल। अब आपका जो आर्गुमेंट है, इसका मतलब ये कि जो रेलेवेंट तजुर्बा है और एक्सपीरियंस है वो बड़ा फिर कारआमद होता है। अब इस वक्त औरंगजेब साहब को अभी जब हम लेकर ये हुकूमत लेकर आई है एज फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये उनका तजुर्बा क्यों अभी तक कोई ऐसा पॉजिटिव कोई काम नहीं कर सका? या बहुत अच्छा सवाल किया आपने, वो टेक्नोक्रेट है। वेरी गुड क्वेश्चन। ही इज अ टेक्नोक्रेट। यस, आपने खुद, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन ना। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यू नीड एन इकोनॉमिस्ट हु हैज गॉट कम पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेंस। इसको सोशियो इकोनॉमिक चीजों का पता हो ना, ग्रास रूट से, गली गूचे से आ रहा हो, उसको पता हो। अगर आप एक टेक्नोक्रेट को लाएंगे तो टेक्नोक्रेट बजट देगा ना, ही इज इनटू नंबर्स, ही इज अ बैंकर बाय प्रोफेशनल, तो वो तो नंबर्स का काम करेंगे ना। वो टेक्नोक्रेट है, पॉलिसी मेकर तो नहीं है ना। ये सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी जो पॉलिटिशियंस देते हैं तो पॉलिटिशियंस ने देनी होती है। लेकिन चूंकि आप इतना ज्यादा मजबूर हो चुके हैं माशी तौर पे, आपके कर्जों का वो बुरा हाल है कि आप तो कर्ज उतारना दूर की बात, आपसे सूद नहीं उतारा जाता। आप तो डेट सर्विसिंग के अंदर आपका मामला निकल जाता है, कर्ज उतारना तो बहुत दूर की बात है। तो व्हेन यू आर इन सच अ सिचुएशन, तो आपके पास फिर रूम बहुत कम होता है मैन्यूवरिंग का, बहुत कम चॉइसेस होती हैं आपके पास। हाँ, एक बात जरूर करे गवर्नमेंट, मेरी बहन बेटी है उस्मा करदा साहबा, बिल्कुल वैसे आपको बताएं कि देखें, जब आप कह रहे हैं अवाम को कि एक अपने पेट पर एक पत्थर बांधो, तो फिर रियासत के हुक्मरान अपने पेट पे 2 पत्थर बंदे नजर आने चाहिए। मराहत कम करें, ये बोनसेस जो अवार्ड करें 3-3 महीने के, ये बंद करें। ये मराहत के अंदर जो आप जो PHDB में जो MNAs वगैरह को फंड दे रहे हैं, इसको आप इस साल ना देते ना, तो अवाम ये देखती कि मेरे पेट पे चुप एक पत्थर बंधा है, लेकिन मेरा वजीर आजम, मेरी काबीना, मेरे हुक्मरान अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे हैं। शायद उनको थोड़ा सही। तो उस्मा करदा साहबा, ये भी इसको आप तजवीज़ समझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और ये ऑप्टिक्स के लिए ये कुछ ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे अगर आपकी इंटेंशन है, जो हम सूटेड बूटेड बड़े बड़े कमरों में इजलास और AC हॉल्स में होते देखते हैं, जरा उसमें आम पंखों में वो इजलास करके देखें। पाकिस्तान का कौमी लिबास उसमें पहना जा सकता है, उसमें कोई गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगेगी। देखें अरबाब, ये जो तमाशे हैं ना, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपकी एक फैसिलिटी बनी हुई है जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी भी उस एक सही तरह से है, वहीं पे आप कैबिनेट मीटिंग्स कर सकते हैं ना। आप पंखों के नीचे नहीं कर सकते हैं। कैबिनेट मीटिंग्स जो हैं वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और वो ये नहीं हो सकता कि सारी दुनिया जो है, सारा आवाम सिक्योरिटी नहीं मुतासिर होगी। देखें अरबाब, सबसे बड़ी बात यह है कि काबीना बिल्कुल सैलरीज नहीं ले रही है, काबीना कोई तनख्वाह नहीं ले रही है, कोई मुराद नहीं ले रही है। सबसे बड़ी आप देखें ना, कोई अप्रिशिएट थोड़ा बहुत कर ले। और मरियम नवाज साहिबा, उनको दिन रात उनकी क्या काविश है कि टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ टैक्स पेयर के फलाह बहबूद पे लगे। आपने क्या 44 इनिशिएटिव्स उन्हें पहले 100 दिन में दिए, वो क्या अपनी ज़ात के लिए दिए थे? हरगिज़ नहीं, वो सारे पब्लिक वेलफेयर के लिए थे। आप कहें तो मैं आपको गिनवा देती हूँ। तो ये कहना जो है ना, बड़ा नामुनासिब है और ज़्यादती है कि जी हुकूमत जो है वो ऑस्टेरिटी मेजर्स नहीं कर रही। बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है, और एक पैसे के भी रवादार नहीं है हुकूमत जो कि फालतू हो।
क्योंकि सबको पता है कि मुश्किल टाइम है, हमने भी कुर्बानी देनी है, सब ने थोड़ी अपने हिस्से की। और ये नईम साहब जो है ना, ये बेचारों में मुझे बड़ी हमदर्दी है इनसे। देखिए हमने मैं जब पीटीआई में थी तो हमें कहा जाता था हम करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पता ये चला कि जब अपनी हुकूमत आई तो करप्शन पहले से ज़्यादा बढ़ गई, और जब करप्शन के एविडेंस जो ख़ास तौर पे पंजाब में जो वसीम अकरम प्लस के पंजाब में करप्शन की जो एविडेंस DGISI लेके फाइलें गए बानी साहब के पास, तो जबकि बाजवा साहब ने मना किया कि आप ना जाएं, ये इन्होंने सुनना नहीं है, तो DG साहब ने कहा कि नहीं, मेरा ये फ़र्ज़ है, मैं जाऊँगा। ठीक है। जब वो सारी फाइलें दिखाई एविडेंस, तो बानी साहब ने क्या किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा DGISI बिल्कुल उसमें सब खत्म हो गया। इस पर हम मजीद भी आगे कभी बात करेंगे। रजा साहब बस एक आखिरी जुमला, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना में क्या इसीलिए शामिल नहीं है कि काबीना तनख्वाहें नहीं ले रही है? नहीं, मैं नहीं समझता, और मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए, तनख्वाहें इज नॉट ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी इज मरात। अभी आपने कौमी असेंबली के मेंबरान की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, अभी कौमी असेंबली का बजट बढ़ा है, PM हाउस का बजट बढ़ा है, प्रेसिडेंट हाउस का बजट बढ़ा है, अपने गवर्नर हाउस। ये ना करें ना, ये ना करें। आप सादगी में नजर आएंगे तो अवाम बहुत परेशान है। देखिए, जो सैलरीड क्लास है ना, उसके दुख को समझें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब, उस्मा कारदार साहब, पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।